रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि जो लोग नहीं आए हुए हैं कम से कम वो लोग रिकॉर्डिंग ही सुन लें, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में चीज़ें आ जाए। हमने अपना कोर्स का काफ़ी पोर्शन पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें मैंने अभी मज़ीद अपलोड भी कर दी हैं एंड कुछ लोग अभी मैंने एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन भी है। लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड एक पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया। जो कोरिलेशन है उससे एक सवाल लाजमी आएगा, मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया। डीबी स्कैन से रिलेटेड एक सवाल फाइनल में आएगा ही आएगा, मैंने एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया। क्या होता है ये आपका डिसीजन ट्री, उसमें से एक सवाल लाजमी आएगा, मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है, ठीक है। मतलब वो हमने पहले से कर ली थी। इसी तरह से और हमने जो के मीन से रिलेटेड कंफर्म एक सवाल आएगा, मैंने असाइनमेंट अपलोड की हुई है, ठीक है। इसी तरह से मैं अभी एक दो और सवाल बना रहा हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, मैं सवाल बना रहा हूँ फाइनल पेपर के लिए, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई फाइनल पेपर। जो मैं फाइनल पेपर बना रहा हूँ उस फाइनल पेपर के सवाल मैं उठा रहा हूँ, उनको मॉडिफाई कर रहा हूँ और एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। असाइनमेंट देने का मकसद क्या है? असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आप असाइनमेंट में खुद, और असाइनमेंट के गलत सही के नंबर नहीं है, गलत सही के नंबर नहीं है, गलत सही के नंबर नहीं है, अटेम्प्ट करने के नंबर है। उसका मेन मकसद ये है कि आप उसको कोशिश करें, समझें और आराम से आप फिर आप क्या करेंगे कि आप असाइनमेंट्स की वो तैयार करेंगे। तो बेसिकली जितनी असाइनमेंट्स आपने कर ली, असाइनमेंट्स बड़ी नहीं है, असाइनमेंट के अंदर एक एक दो दो सवाल है, 15-15 20-20 मिनट की असाइनमेंट्स हैं जो कि अभी मैंने 2 अपलोड की हैं रात को, ठीक है। ये पेपर में भी 10-10 5-5 मिनट लेंगे। जब आप एक दफा ये असाइनमेंट कर लेंगे तो पेपर में ये 5-5 मिनट लगेंगे आपके। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एक किस्म का तोहफा है। जो लोग ये तैयारी कर लेंगे वो इम्पॉसिबल है कि लोग फेल हों, ठीक है। तो जो लोग, मैं आप लोगों के लिए के साथ जो कर सकता हूँ बेहतरी आप लोगों के लिए, वो यही थी कि मैं आपको थोड़ा सा कम से कम आइडिया दे दूं कि भाई पेपर किस तरह का आना है। तो मैं तो आपको एक किस्म के सवाल बता रहा हूँ, ये सवाल इस टाइप के आने हैं। तो प्लीज असाइनमेंट्स के छापे मत मारिएगा, असाइनमेंट खुद सॉल्व करें, गलत करें सही करें खुद करें, सो दैट अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम आपको बता सकें कि यार आपने ऐसे ही गलती की है, ताकि आप फाइनल पेपर में ये गलती ना करें। एंड आई रिपीट, मैं फाइनल पेपर को सोच के फिर असाइनमेंट्स बनाता हूँ। आप मेरे साथ तीसरा पेपर पढ़ रहे हैं कोर्स। अब आपको यकीन होना चाहिए कि असाइनमेंट्स जिसने कर ली उसके लिए कोई मसला नहीं होगा फाइनल पेपर करना, ठीक है जी। एंड जिस तरह की हमें खबरें मिल रही हैं, खबरों के मुताबिक तो शायद अभी यूनिवर्सिटीज भी सब कुछ ओपन होने वाला है इस 15 से शायद। तो मतलब जो पता नहीं अब वो कितनी उसमें सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चल रही हैं खबरें कि पंजाब 15वें रोजे से काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम भी शायद फिर कुछ दिनों में हम भी स्टार्ट कर देंगे। तो फिर तो पेपर तो करीब आ गए ना, फाइनल पेपर तो फिर सर पे आ गए। तो जब फाइनल पेपर सर पे आ रहे हैं तो लेट्स अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो लोगों ने पहले जो लोगों ने जो हरकतें करनी थी कर ली, सबने याशी करनी थी कर ली, अब लोग जरा पढ़ लें। तो प्लीज असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से करें। मैं भी आपको समझाता हूँ कि असाइनमेंट्स कैसे करनी है। जो 2 असाइनमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं बहुत आसान है। एंड रिमेंबर, आपको फंक्शन ये इसके फार्मूले हैं, फार्मूलों के रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। फार्मूले गिवन होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कौन सी जगह पर अप्लाई होता है। ये नहीं लिखा होगा पेपर में, पूरी पूरी आपको मैं शीट दूंगा जिसके अंदर सारे फार्मूले लिखे होंगे, मैं खुद आपको शीट दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें से कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये नहीं लिखा होगा, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इस फार्मूले में कौन सी चीज क्या कर रही है। अगर आपको वो पता, और वो है भी कोई मुश्किल बातें नहीं, बहुत आसान है। अभी हम इंशाल्लाह देखने लगे हैं, करने लगे। जो असाइनमेंट्स मैंने अपलोड की हैं उसी को मैं अभी आपके साथ उन्हीं को इवन उन असाइनमेंट्स को डिस्कस करने लगा हूँ, सो दैट आप उन असाइनमेंट्स को देख के अपना काम चला रहे हैं, ठीक है जी।
एंड जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, खुदा के वास्ते उन लेक्चर्स को सुन लें, देख लें, उन पे बड़ी मेहनत होती है। सो अभी तक मैं वो साथ साथ देख रहा हूँ कि लोगों ने अभी तक लेक्चर्स देखे ही नहीं है, तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका अपना होगा। पेपर आपने देने हैं, मैंने तो नहीं देने हैं, ठीक है ना। सो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी ये मेरा चल रहा है कोर्स, ये अच्छा चले, अच्छाई पे चीज़ें हमारी ख़त्म हो। सो अच्छे से पढ़ लें, ठीक है जी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। ओके, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो मैंने असाइनमेंट अपलोड की है। अच्छा जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? भाई कोई क्यों नहीं ज्वाइन कर? कोई हमारे पास अभी बाकी लोगों ने भी तो ज्वाइन किया ही है ना, तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया, अगर कोई होता तो यहाँ पर आ जाता है। ओके, अच्छा जी, हम स्टार्ट करें। अच्छा देखिए, हमने क्या अभी तक पढ़ा क्या है? हमने डिफरेंट फीचर्स को देखा था। उन फीचर्स में हमने ये देखा कि आपके पास दो लेट्स सपोज फीचर हैं, एंड उन फीचर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि उन दोनों में को रिलेशनशिप है कि नहीं है। को रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एक के बढ़ने से, घटने से क्या दूसरे के ऊपर बढ़ने, घटने से दूसरे पे अफेक्ट होता है कि नहीं होता। अगर उन दोनों में आपस में को रिलेशनशिप होगा, यानी एक का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग को रिलेशनशिप है। को रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। उनमें से जो फार्मूला हम अभी यूज करने लगे हैं वो ये फार्मूला है, R इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट। तो R का ये फार्मूला गिवन है, प्लीज रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, ये गिवन होगा पेपर में, ठीक है। अब इसमें n क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स वाई, सिग्मा ऑफ वाई, सिग्मा ऑफ एक्स, ये सारी टर्म्स क्या है? ये यहाँ पर ये x एक फीचर है, कोई भी एक बंदा है उसका ये एक फीचर है, ये उसकी उस फीचर की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। ये y उसी बंदे का दूसरा फीचर है, उसी बंदे का दूसरा फीचर है। एंड इन दोनों फीचर्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें n क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल जी कि इसमें n क्या होगा? एनी गेस? शाबाश। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, जबरदस्त। उसके अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो इस केस में इस ये असाइनमेंट का, ये मैंने असाइनमेंट ओपन की हुई है, ठीक है जी। तो मैं आपको असाइनमेंट खुद से बता रहा हूँ ताकि आप उसको खुद से सॉल्व कर लें, खुदा के वास्ते कॉपी चीटिंग नहीं करनी। ओके, जबरदस्त, शाबाश हसन। अच्छा, सिग्मा ऑफ एक्स वाई अगर हमने निकालना हो तो देखें सिग्मा क्या होगा, ये सम जो होता है, ये जो ये इसको हम कहते हैं सम, सिग्मा। तो ये आप इधर फाइंड आउट करेंगे, अगर इस पूरे कॉलम का आप यहाँ पर सम फाइंड आउट कर लें तो दिस विल बी नोन एज सिग्मा ऑफ एक्स, ठीक है जी। अगर आपने इस कॉलम का सम फाइंड आउट कर लिया, दिस विल बिकम सिग्मा ऑफ वाई। इसमें आपको चाहिए सिग्मा ऑफ एक्स वाई, पहले एक्स वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ लिखें एक्स वाई और यहाँ पर x इंटू वाई, यानी 35 इंटू 8 करें, 35 इंटू 8 करें। तो यहाँ पर जबरदस्त हसन, शाबाश, प्रोडक्ट का सम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आती जाएगी 49 इंटू 9, 27 इंटू 7, 33 इंटू 6, 60। तो ये x इंटू वाई यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक हो गया। और जब आप इसका यहाँ पर सम ले लेंगे, यहाँ पर अगर आप उसका सम ले लेंगे तो दैट बिकम सिग्मा ऑफ एक्स वाई। तो सिग्मा ऑफ एक्स भी हमें पता चल गया, सिग्मा ऑफ वाई भी पता चल गया, सिग्मा ऑफ एक्स वाई भी हमें मिल गया, एन भी हमें पता चल गया, एन दोबारा आ गया, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है।
इसमें हमने फाइंड आउट करना है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एनीवन? यस, हर एक्स स्क्वायर का सम। ओके, यहां पर आपके पास ये एक्स गिवन था, यहां पर लिखें एक्स स्क्वायर, यहां लिखें एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 35 इंटू 35, 49 इंटू 49, 27 इंटू 27, 33 इंटू 33, 60 इंटू 60, 21 इंटू 21, 45 इंटू 45 एंड 51 इंटू 51। ठीक है, जबरदस्त। तो यहां पर आप पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, यहां पर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, और ऑब्वियसली यहां नीचे आके उसका सम निकाल लें, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर और एक है सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बल्कि एक मिनट ठहरे, ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन भी पड़ा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें, ये मेरे पास x था, ये y था, ये मैंने x का सम निकाल लिया, ये मैंने y का सम निकाल लिया, इन सब टर्म्स का सम निकाल लिया। व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर क्या है? इसका यहाँ पर आपने स्क्वायर ले लिया, राइट, इसका आपने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। अब आपने क्या करना है, अगर आप इस सब का सम ले लें तो दैट बिकम्स 55। वाई स्क्वायर का आप सम ले लें, वाई स्क्वायर क्या है? इन सब टर्म्स का आपने यहाँ पहले स्क्वायर लिया, फिर आपने इन सब का सम ले लिया, दैट बिकम्स सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर। फिर आपने x इंटू वाई फाइंड आउट किया, ये वो था, और ये आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, सो अब अगर कोई मुझे इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से यहां पर टर्म्स बताना चाहे कि अच्छा, अब मैं आपसे काइंडली पूछूंगा, मुझे अब ये आपके पास ये वैल्यूज भी गिवन है ना, ये वैल्यूज भी गिवन, राइट। सो अब मुझे आप इसमें से बताएं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, एन इस केस में, इस अब ये इस एग्जांपल के मुताबिक एन क्या है? एनीवन? उसामा आप बताओ, वो जो उसामा रॉय आए हुए ना आज। हाँ, उसामा रॉय, आप बताओ यार, पास होने हमने, शाबाश, बताओ। उसामा रॉय, इसमें एन क्या है? इस एग्जांपल में एन क्या होगा? जबरदस्त। इसमें एन क्या है? 5 है। अच्छा उसामा बताओ, सिग्मा ऑफ एक्स इसमें क्या है? सिग्मा ऑफ एक्स गिवन भी है, सामने सामने लिखे हुए। उसामा जल्दी जल्दी यार। रासिम आपने बताना है सिग्मा ऑफ वाई। उसामा रॉय, शाबाश शाबाश। रासिम ने क्या बताया? सिग्मा ऑफ वाई, जबरदस्त, 161, क्विकली, शाबाश। रासिम अब आप बताओ सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर रासिम। जबरदस्त, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 55। तो रासिम ये बताओ कि सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये जो यार टर्म है सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? मतलब जो भी टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बता दो, वैसे कैलकुलेशन ना करो। सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में फर्क हमें आना चाहिए। सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो 161 है। जबरदस्त रासिम, 15 इंटू 15। सी आर, इसको 0.25 दे दो।
रासिम को 0.25 दे दो। तो सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या है? ये सिग्मा ऑफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर, यानी इसको आप 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 15। और सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 55 है। सिग्मा ऑफ वाई हमारे पास 161 है। अच्छा, अब इधर आगे बढ़ते हैं। एन तो हमें अगेन पता है 5 है। सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, उसामा रॉय, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी यार, अच्छा जी, सॉरी, अभी नेट फिर चला गया था। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं वापस जहां पर हम थे। तो हमें उसामा रॉय बता रहे थे कि इसमें सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? उसामा रॉय, सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाला, वन सिक्सटी वन इंटू 161 तो सिग्मा ऑफ वाई है। ये नहीं पूछा। ये वाली जो टर्म थी सिग्मा ऑफ वाई का होल स्क्वायर, वो होता है 161 इंटू 161, जबकि सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? लिखा हुआ भी है यार इसके अंदर, गौर से तो देखो। जी उसामा रॉय जी, 6441 इज सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, जबकि सिग्मा ऑफ वाई का होल स्क्वायर, यानी सिग्मा ऑफ वाई क्या है? 161, इसका होल स्क्वायर इज 161 रेज टू पावर 2। सही है? ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो अब अगर आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई हैं, तो अब इन सब टर्म्स को आपने जस्ट फार्मूले के अंदर पुट इन करना है। ठीक है? जब आप इसको उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास, ये आपके पास जिस तरह से ये टर्म्स हैं, एन एक्स वाई, सिग्मा ऑफ एक्स, सिग्मा ऑफ वाई, ये आपके पास सारी टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप आराम से यहां पर इनको मल्टीप्लाई करें, इनको आप यहां मल्टीप्लाई करें, ऐड सेट करें, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 10 नंबर का पेपर का एक सवाल ये मैंडेटरी है। ठीक है? तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया है और एक क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है? ये असाइनमेंट है आपकी। ठीक है? तो इसमें किसी को किसी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। अपलोड जी, जी असाइनमेंट अपलोडेड है जी, ये असाइनमेंट अपलोडेड है। ये असाइनमेंट आप देख लें। ये असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं है, आई रिपीट, ये समझे किस्म के पेपर के सवाल है। ठीक है? ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है? और आपने इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका 10 नंबर का पेपर का एक सवाल मैंडेटरी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया? एंड रिमेंबर, आई रिपीट, ये जो लोग अभी नए आए हैं, ये फार्मूले का रट्टा नहीं मारना। फार्मूला पेपर में गिवन होगा। ठीक है ना? जब पेपर आएगा तो पेपर में जितने फार्मूले हैं सब फार्मूले गिवन होंगे। आपको सिर्फ ये समझ होनी चाहिए कौन सा फार्मूला किस जगह अप्लाई करना है और इसकी कौन सी वैल्यू क्या है। सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर, ये सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है और सिग्मा ऑफ वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है? ये आर जो है ये बेसिकली ये बताता है कि जो जो दो आपके पास फीचर्स हैं, फीचर एक्स और फीचर वाई, क्या ये आपस में को रिलेट करते हैं कि नहीं करते। यानी को रिलेशनशिप से मुराद क्या होती है? को रिलेशन से मुराद ये होती है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूं तो क्या वाई की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। अगर ये जो पूरी हमने एक्सरसाइज करेंगे, इस सारी एक्सरसाइज के बाद अगर आर की वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो, इसका मतलब है कि एक्स और वाई फीचर्स के अंदर
ये x और y के दरमियान, x और y फीचर के दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो फिर नेक्स्ट पार्ट हम ये करेंगे कि हम इनके दरमियान इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन करने के लिए ये जरूरी है कि आपको पहले पता हो कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन, कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट बेसिकली ये r इज अ कोफिशिएंट, ये बताता है अगर r की वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो x और y में इक्वेशन बन सकती है। ठीक है ना, वो जो हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी उसको भी अभी मैं क्विकली आपको बताता हूँ, रिपीट कराता हूँ। सो हमने बेसिकली करना क्या है, हमें करना ये है जो दूसरा असाइनमेंट नंबर 2, ये लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है जी, लीनियर रिग्रेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका भी और इस टाइप का सवाल आप पहले भी कर चुके हैं जब हमने सिमिलैरिटीज फाइंड आउट की थी, उसके अंदर भी आपने किया था। अच्छा, ये हम, अच्छा देखिए, अच्छा देखिए मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूँ हमने क्या किया है, गौर से देखें। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज है। ठीक है, ये x है, ये y है हमारे पास। ठीक है, हमने इनके दरमियान, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूं तो अगर आप ये देखें तो ये x है और ये y है। इनकी डिटेल, बड़ी डिटेल अपलोडेड है वीडियो लेक्चर्स, लेकिन मैं समरी बता रहा हूँ, फिर आप उसके अंदर डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अगर मैं इनको यहाँ पर प्लॉट करूं तो ये देखें, ये यहाँ पर यूं प्लॉट हो जाते हैं। ये x की वैल्यू 1 है, y की 12, 1 पर 12, 2 पर 25, 3 पर 32, 4 पर 42, 5 पर 52। तो अब अगर आपको कोई ये कहता है कि यार क्या इन दोनों के अंदर कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, कोई गेस कर सकता है रिलेशनशिप इनमें है कि नहीं रिलेशनशिप? देखिए जब यहां से x में इंक्रीज हो रहा है तो देखिए साथ साथ y में भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है कि नहीं है? तो वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले देखा था, जबरदस्त, अगर अगर इनके दरमियान को रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो वो तब ही होगा अगर ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं तो अब मैं ये चाहता हूं कि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 6 पुट करूं तो भाई आपके ख्याल में y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहां पर हमारे पास x और y की कुछ पड़ी हुई है, ये हमारे पास डेटा सेट है। ठीक है जी, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, इसकी बुनियाद पे अब हमने चीजें प्रिडिक्ट करनी है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको x की वैल्यू 6 दूं तो क्या आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? हाँ जी, एनीवन? अच्छा, ये कह रहे हैं 6 की वैल्यू 62 आएगी, 6 पर ऑलमोस्ट 12 आएगी प्लस माइनस 2 के साथ। जबरदस्त। अब वो जो एग्जैक्टली आपको अगर वैल्यू चाहिए हो तो उसके लिए एक्चुअली ये वाली वैल्यू थी 9.7 इंटू एक्स प्लस 3.5, यानी 9.7। अगर मैं यहाँ पर 6, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं, ये देखें, तो जो एग्जैक्टली वैल्यू आनी है वो 61.7 एक्चुअली आनी है। ये जिस तरह कोई 62 अभी कह रहा था, एक्चुअल जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 61.7। अब ये मैंने कैसे निकाली है?
मैंने बेसिकली यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश की है कि मेजॉरिटी पॉइंट्स उस लाइन के साथ टच हो जाएं, ठीक है। तो जब मेजॉरिटी लाइन उसके साथ टच हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी समवेयर इधर होगा, राइट। अगर ये लाइन को मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो यहां पर कहीं वो पॉइंट होगा, राइट। तो वो पॉइंट बनता है 61.7 पे। अब ये मुझे कैसे पता चला है? क्योंकि मैंने इक्वेशन बनाई है, जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमें इसमें स्लोप फाइंड आउट करनी है m, एंड हमें इसमें c फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इक्वेशन मैंने बनाई है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर आपको इसमें m भी पता चल जाए, c भी पता चल जाए, तो आप मुझे यहाँ पर ये देखें, अगर मैं यहाँ 5 पुट कर रहा हूँ तो ये देखें आपको क्या दे रहा है, 52। ये आंसर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, y की वैल्यू। अगर मैं यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ तो ये 42.3 दे रहा है, जो कि यहाँ पर 42 बनता है। तो हमारा सिस्टम जो है ये हमें बेसिकली 40, यार ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं होता, इंटरसेप्ट होता है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसमें अब इस इक्वेशन को अगर आप समझें, तो अगर आपके पास ये इक्वेशन बन जाए, m और c आप फाइंड आउट कर लें, तो फिर आपके लिए जो y की वैल्यू है इसको प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। फिर तो आपने जैसे इस इक्वेशन में x की, ये m की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, c की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, अगर आपने फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद आपको कोई कहता है कि x की वैल्यू 2 पर क्या होगी, सॉरी y की वैल्यू 2 पर क्या होगी, y की, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 9 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 90.8। सो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे। आप x की वैल्यू बताएंगे और y की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये काम कब करना है? अगर 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 x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। x और y एक दूसरे पे कब डिपेंडेंट होते हैं? जब इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग को रिलेशनशिप हो। अगर स्ट्रॉन्ग को रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है कि जो ये इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बेहतर बनेगी, वो अच्छे रिजल्ट देगी। हर फीचर के दरमियान आपको लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करते। आप तमाम फीचर्स के दरमियान पहले को रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अगर उनके दरमियान को रिलेशनशिप अच्छा है, बेहतर है, फिर हम उनके दरमियान लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन में अगेन बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है। जो हमने, अगर देखें, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। अब गौर से देखिएगा, बहुत आसान है। अगेन इसमें ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, और दूसरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आना चाहिए। अगर आपको ये दो फार्मूले आते हो तो इसको इक्वेशन को बनाना बहुत आसान है। हमने इसमें पहले m फाइंड आउट करना है, m की बुनियाद पर हमने c फाइंड आउट करना है। जब आप m और c दोनों फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर उस इक्वेशन की बुनियाद पे आपने y फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी आप इसको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन योर असाइनमेंट एंड आई रिपीट इन योर फाइनल पेपर। ये बहुत आसान है, ये 2-2, 3-3 मिनट के सवाल हैं और 5-5, 10-10 नंबर के फाइनल पेपर में आने हैं। गौर से देखिए, ये मेरे पास फीचर 1 था, ये फीचर 1 की x की वैल्यूज है, ये फीचर 2 यानी y की y वैल्यूज है, राइट। ये फीचर 1 की 5 वैल्यूज हैं, ये फीचर 2 की वैल्यूज है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज इस्तेमाल होगी, इसमें जो चीज इस्तेमाल होगी वो x और x मीन है। ये x बार का मतलब होता है x मीन, राइट। किसी भी चीज का आपने मीन निकालना हो तो जैसे अभी तक हम फाइंड आउट कर रहे थे, दिस वाज सम ऑफ x, इन सब का आप सम ले ले तो 15 आता है, और इन सब की आप एवरेज ले ले तो दैट बिकम्स 3। ये 3 कैसे निकला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पर इस्तेमाल होना है, प्लीज क्लियर कर ले। इन सब का आपने सम लिया, 15 आया। इसमें टोटल टर्म्स कितनी थी? 5 थी। इसको 5 पर डिवाइड कर दें तो ये 15 डिवाइडेड बाय 5, जबरदस्त हसन, शाबाश। तो ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह आपने y का मीन लेना हो तो ये y का सम आ गया था, ये y का मीन हो गया, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है, पहले हमने सम ऑफ x इंटू वाई फाइंड आउट किया था। अब सम ऑफ x इंटू वाई नहीं है बल्कि x माइनस x मीन है। यानी ये जो x था
इन सब में से इस x को माइनस कर दो, तो ये x माइनस x मीन मतलब कि x मीन क्या है 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, फिर 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2। तो ये x माइनस x मीन आ गया या x माइनस x एवरेज आ गया। इसी तरह आपने y माइनस y एवरेज फाइंड आउट करनी है, ये मैंने ऊपर इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को तोड़ा हुआ भी है, यहाँ लिखा हुआ भी है x माइनस x बार या x माइनस x एवरेज, जो भी आप उसे कहना चाहें। इसी तरह y माइनस y मीन क्या है, ये आपने y का सम निकाला, ये आपने ये इसको क्या किया, ये y की आपने एवरेज निकाल ली है, ठीक है, ये y की आपने एवरेज निकाल ली है, एंड यहाँ पर आपने y माइनस y मीन निकाल लिया। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने x माइनस x मीन का होल स्क्वायर निकालना है, x माइनस x मीन का स्क्वायर निकालना है, x माइनस x मीन का स्क्वायर निकालना है। तो ये x माइनस x मीन था आपके पास, ये आपने निकाल लिया था, आपने इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग, ये जो x माइनस x मीन है आपने इसका स्क्वायर निकाल लिया। ठीक हो गया। फिर अब आपने क्या करना है, अगेन ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये बेसिकली सम इसका नहीं है, बल्कि ये जो वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस 2 इंटू माइनस 20.6, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है x माइनस x मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस y मीन, ये आपके पास टर्म आ जाती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ये क्या था, सम ऑफ इन दोनों की प्रोडक्ट, तो यहां पर ये इन दोनों की प्रोडक्ट तो यहां लिखी हुई थी, इसका आपने सम ले लिया तो 97 आ गया, तो हम इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट का सम आ गया वो आपके पास 97, यानी ऊपर वाली टर्म क्या बनी 97। अच्छा, इसी तरह ये वाली आपके पास टर्म, ये जो नीचे वाली है वो क्या है, सम ऑफ x माइनस x मीन का स्क्वायर का सम। तो ये x माइनस x मीन का आपने उसका स्क्वायर यहां लिखा और अब उसका सम ले लिया, तो आपके पास 10 आ गया। तो अब आपके पास ओवरऑल ये जो स्लोप है, स्लोप को हम m कहते हैं, दैट बिकम्स 97 डिवाइडेड बाय 10। शाबाश हसन, जबरदस्त। तो m क्या था, m आपके पास था दिस थिंग टर्म डिवाइडेड बाय दिस थिंग, 97 डिवाइडेड बाय 10, तो m आ गया आपके पास 9.7, राइट। सो m आपके पास गिवन है। अब मैं इक्वेशन को जरा समझने की कोशिश करता हूं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर आपको मैं ये कहूं x की x एवरेज क्या है, x मीन क्या है 3 है, y मीन क्या है 32.6, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c को थोड़ा सा चेंज करें और इसमें से c फाइंड आउट करना हो, तो टर्म बन जाती है c इज इक्वल टू y माइनस mx, यानी mx उस तरफ चला जाएगा तो इधर ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो इक्वेशन बन गई c इज इक्वल टू y माइनस mx। रिमेंबर दिस थिंग, हमें c भी फाइंड आउट करना है और m भी फाइंड आउट करना है। तो c फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले m चाहिए था, m आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस इक्वेशन के अंदर जस्ट टू फाइंड आउट c, आप y और x की जगह पर y की जो एवरेज वैल्यू थी वो पुट कर दें, दैट वाज 32.6, और x की जो एवरेज वैल्यू थी वो थी 3। अगेन आई रिपीट, x की एवरेज वैल्यू है 3। तो आपने यहाँ पर x की वैल्यू एवरेज वैल्यू 3 पुट की, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू y माइनस mx। y की वैल्यू मैंने क्या पुट की 32.6, m की वैल्यू क्या पुट किया, ये 9.7, ये जो अभी आपने फाइंड आउट की थी इस इक्वेशन में यहाँ पर अभी, ठीक है, ये जो 9.7 आपने पुट कर दी। x की वैल्यू क्या पुट की, ये जो आपने x मीन, अगेन आई रिपीट x मीन। तो आपको मशवरा है, आप इस इक्वेशन को, c वाली इक्वेशन को ऐसे पढ़ें, c इज इक्वल टू y मीन माइनस m इंटू x मीन, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। तो x मीन की वैल्यू आपको पता है, y मीन की वैल्यू पता है, m की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली।
इससे आपको C की वैल्यू पता चल गई एंड C की वैल्यू बन गई 32 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 9.7। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5। तो जो आपके पास वैल्यू आई 3.5, सही है। तो अब आपको C भी पता चल गया और आपको M भी पता चल गया है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी 9.7, c की वैल्यू 3.5। अब आपको कोई कहता है कि यार बताओ कि x की वैल्यू अगर 8 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहां पर x की वैल्यू अगर 8 पुट करूं तो ये मेरे पास y की वैल्यू 81.1 आती है। प्लीज जरा समझिएगा हम कर रहे क्या हैं। ये जो जितने अगर अभी आप चीजें देख रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम ये यूं जाएगा, फिर ये यूं लाइन यूं ड्रॉ होगी। तो इस टाइम मई जून 2020 को 8 जून को नॉर्मली कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं कि वो बीमार होंगे। वो क्या है, वो नॉर्मली यूं एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और जब वो लाइन बना लेते हैं उसके बाद ये इक्वेशन जब बन गई तो आप यहां पर यूं समझें कि ये 8वें दिन है। 8वें दिन कितने मरीज होंगे ये समझे। पहले दिन 12 मरीज थे, दूसरे दिन 25, तीसरे दिन 32, चौथे दिन 42, पांचवें दिन 52। आप बताएं 8वें दिन कितने लोग बीमार होंगे। तो यू कैन से अल्लाह माफी दे 81.1 लोग बीमार होंगे। अभी मैं ये बिल्कुल सिंपल टर्म में बात कर रहा हूं कि जितने लोग बीमार हैं वो यूं बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। तो ये बढ़ने वाली सूरत में लीनियरली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, इसलिए ये इक्वेशन ये यूं बन रही है। क्योंकि लाइन अगर मैं इनको ड्रॉ करूं इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मेरे पास एक लाइन बन गई है। तो अगली भी जो पॉइंट्स होंगे वो यहीं पर कहीं होंगे ना। तो वो हमने बेसिकली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। सो दिस इज वन वे टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह यही काम करने के लिए हमारे पास एक और भी फार्मूला है स्लोप और सीक फाइंड आउट करने का। अगेन ये एक और तरीकेकार है, आपको दोनों तरीकेकार आने चाहिए। अगेन इसके अंदर ये एक स्लोप है और एक कांस्टेंट है। इसके अंदर वही है, ये x है, ये y है, सिग्मा ऑफ y, सिग्मा ऑफ x स्क्वायर। अब आपको ये सब टर्म्स आती हैं, सिग्मा ऑफ x y n इंटू सिग्मा ऑफ x स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर। ये सब आती है कि नहीं आती है आपको, सब टर्म्स आती है। अब ये कैसे निकालते हैं ये अब आपको सब पता है। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास ये a है, a की टर्म की मदद से आपने ये 9.7 निकाल लिया और b जो आपकी अगेन इंटरसेप्ट थी उसका फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई किया और आपके पास ये डायरेक्टली आपके पास चीजें आ गई। ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, दिस इज फॉर स्लोप, दिस इज फॉर इंटरसेप्ट, दिस इज m। समझे ये m है एंड दिस इज c। आप अपने लिए इसको m समझे, इसको c समझे। तो मैंने अब आपको m और c फाइंड आउट करने के दो तरीकेकार बता दिए। तो अगर आपके पास वो पता चल जाते हैं तो फिर उसकी मदद से आप y ये इक्वेशन बना लेंगे और ये इक्वेशन y इज इक्वल टू 9.7 इंटू एक्स प्लस 3.5 वही टर्म आ जाएगी। ठीक है। सो लेकिन ये काम करना कब होता है, अगेन सवाल ये है कि किसी दो फीचर्स के दरमियान हमें क्या लीनियर रिग्रेशन, इसे हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ये जो लीनियर हम लाइन ड्रॉ की है वो करते हैं, कब करते हैं, जब को रिलेशनशिप हो आपस में। और को रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला वो जो आर था को रिलेशन कोफिशिएंट, अगर आपको वो पता है तो आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं इस कोर्स का जो हिस्सा है वो लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है जी। इसके अलावा भी और तरीकेकार हैं जिसके अंदर अगर रिलेशनशिप लीनियर ना हो, जो कि आजकल है कि यहाँ से पहले यूं जा रही है और फिर यहाँ से यूं आ रही है, तो उसके भी अलग से इसी तरह से फार्मूले ही हैं। वो फार्मूलों में आप चीजें पुट करेंगे तो आपके पास वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया है। वो लेक्चर बेसिकली ये बताता है, इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो मैं जो थर्ड इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो अभी मैंने क्लियर है, शाबाश, जबरदस्त। तो अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अभी वीडियो अपलोड भी की थी परसों, उसको देख लेते हैं। यस, ये वाली। ठीक है। ये मैंने एक और वीडियो अपलोड की है। अगेन ये को रिलेशनशिप ही है, ये किस्म का को रिलेशनशिप ही है।
को रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली आपने मुझे एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिस इक्वेशन की मदद से मैं आपको अगर x की वैल्यू बताऊं तो आप मुझे y की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। ये वाला जो तरीका कार है, इस तरीके कार में अगर आप ये देखें, ये आपके पास x की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और ये y की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पूरी सीरीज वो है 3-4 मैंने इसके अंदर वीडियोस बनाई हैं छोटी छोटी, उसको आप अच्छे से देखिएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जिन लोगों को अभी समझ आ रही है, उनको ड्राइंग को स्पेशली समझ आ रही है, तो ये भी समझ आ जाए कि हमने क्या करना है। देखें, ये जो लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन है वही चीज आपने अप्लाई करनी है इसमें भी, लेकिन अप्लाई करते हुए थोड़ा सा पहले हमें कुछ और कैलकुलेशन करने के बाद फिर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है। तो अगर आपने लीनियर रिग्रेशन क्लियर कर लिया तो जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है ये आपको समझ आ जाएगी। एंड अगर आप किसी को जाकर इंटरव्यू में ये बताएंगे कि मैंने एआई का कोर्स में टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पढ़ ली थी, मैंने क्लियर कर ली थी, आई कैन गारंटी यू वो आपसे जरूर इंप्रेस होगा। वो अगर उनको कोई एआई का बंदा चाहिए तो वो आपको रखेगा, बिकॉज नॉर्मली ये नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि है बहुत आसान। इसको पढ़ाना बताना कैसे था उस पर मेरी बड़ी टाइम लगा है सोचने पे, तो काइंडली उसको जरा गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास ये ईयर 1 है। ईयर 1 के अंदर 4 क्वार्टर्स हैं, यानी साल को उसने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, और जुलाई से अगस्त, सितंबर से दिसंबर, जो भी आप सकें, 4 क्वार्टर्स हैं। ये उन क्वार्टर्स की सेल्स हैं कि उसमें 4.18 मिलियन कार सेल हुई, इसमें 4.1 मिलियन कार, इसमें 6, और ये पहले साल था। फिर ये दूसरे साल में इस तरह से सेल हुई, तीसरे साल में ऐसे सेल हुई, चौथे साल में ऐसे सेल हुई, ठीक है। अगर आप इसको प्लॉट करें तो मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट किया, तो अगर आप ये देखें पहले क्वार्टर के अंदर ईयर 1 के अंदर ये सेल हुई, ईयर 2 के अंदर इतनी सेल हुई, ईयर 3 के अंदर 6 सेल हुई, ईयर 4 के अंदर 6.5 हुई। ये वाली जो वैल्यूज है मैंने इधर प्लॉट कर दी, ठीक है। अब ईयर 2 के अंदर अब आप अगेन देखें तो यहाँ पर जो पहली एलिमेंट था पहले क्वार्टर में इतनी सेल हुई। देखिए ये सेल यूं ऐसे तो बढ़ रही थी, जो लीनियर होता है उसमें तो ये यूं सीधी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाती थी ना, कि अगले दफा उससे भी ज्यादा सेल हो रही है। अब हम उससे ज्यादा सेल नहीं हो रही, अब हम सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो ईयर 2 में अगेन यहाँ पर सेल हुई है, कितनी सेल हुई है? 5.8 हुई है। ईयर 2 में दूसरी सेल, दूसरे पॉइंट के अंदर सेल कितनी हुई है? सॉरी एक सेकेंड और, अच्छा सॉरी यार, वो कॉल आ रही थी, ठीक है। तो अच्छा खैर वापस आते हैं। अच्छा, तो इसमें इस चीज में आपने गौर से देखना है। देखिए एक नॉर्मल जो सेल होती है, नॉर्मल जो चीज हो रही थी जो कि हमने पहले अभी देखा था, उसके अंदर तो एक सिंपल सा ट्रेंड चल रहा था। इसमें होता क्या है कि आप में से कुछ लोग शायद बिजनेस वगैरह से भी रिलेटेड होंगे, कि आपको पता है कि ये थोड़ी है कि इस महीने इतनी 5,000 की सेल हुई है तो अगले महीने 6,000 की होगी, फिर 7,000, फिर 8,000, फिर 9,000, ऐसे नहीं होता। आपके कुछ मंथ्स के अंदर सेल कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको पैटर्न्स नजर आना शुरू होंगे, कि यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये 1 साल की सेल यूं है, फिर अगले साल की सेल अगेन यूं ही है, ये खास पैटर्न में, फिर इस अगेन ये यूं सेल है, फिर ये यूं है, फिर ये यूं है। इसको मैंने यहाँ पे यूं प्रेजेंट भी किया हुआ है अलग अलग। इस पहले साल की सेल को मैंने यूं प्रेजेंट किया, ये देखिए ये सेल है पहले साल की, दूसरे साल की ये है, तीसरे साल की ये है, चौथे साल की ये है। यानी पहले क्वार्टर में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल कितनी सेल थी, दूसरे साल पहले क्वार्टर में, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में कितनी सेल थी। ये जिस तरह की अब हम बातें कर रहे हैं उन चीजों की, ये जो कोरोना में जिसके अंदर डेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसको जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं कि ये टाइम सीरीज है। और हमने फोरकास्ट करना होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है कि यार ये आगे जाके इस दिन ये काम होगा, इतने बजे बारिश होगी, नहीं होगी, क्या होगा। तो अब हम उस तरफ को चले गए, ठीक है, उस तरफ की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व है, उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, राइट। ये ठीक है, प्रिडिक्शन जबरदस्त। तो इसमें कुछ, इसे हम कहते हैं साइकिल्स होते हैं, कुछ सीजन होते हैं। जैसे
हमारे जितने भी माशाल्लाह ये दुकानदार हैं, रमजान उनका सीजन लगता है। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि उन्होंने इस सीजन के अंदर, रमजान के सीजन के अंदर उनकी सेल बढ़ जाती है। इसी तरह जो कुछ लोग होते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो रमजान के महीनों में उनकी सेल कम हो जाती है, उनका सीजन खराब होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ सीजन्स के अंदर, कुछ क्वार्टर्स के अंदर, यहां मैं क्वार्टर्स कह देता हूँ, क्वार्टर्स के अंदर कुछ सीजन्स के अंदर सेल ज्यादा होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। तो उसके हिसाब से हमने कोशिश करनी है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें। ये हमारे पास एक्चुअली ये यहां तक गिवन था, ये चीज हमारे पास यहां तक 4 सालों का डाटा सेट हमारे पास गिवन था। हमने, हाँ जी, ये ईयरली बेस फोरकास्टिंग होती है, ठीक है जी। तो हमने इसके मुताबिक, इसको मैंने ये मेरे सिस्टम ने ये प्रिडिक्ट किया है 5वें साल के अंदर पहले क्वार्टर के अंदर 7 सेल होगी, दूसरे के अंदर 6 पॉइंट समथिंग होगी, तीसरे क्वार्टर के अंदर 8 पॉइंट समथिंग, और चौथे क्वार्टर के अंदर 9.3 समथिंग कुछ होगी। ये कैसे निकला है? ये हमने इसके थ्रू निकाला है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आई रिपीट, इसके अंदर मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं, मतलब छोटे छोटे से लेक्चर्स डिटेल बनाए हुए हैं, उसको आपने देख लेना है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं। ये आपके पास डाटा गिवन था, इसमें हमने मूविंग एवरेज निकाली है। मूविंग एवरेज क्या होती है? मूविंग एवरेज ये होती है कि यहां पर जो सेल्स हुई हैं, आप यहां पर ये देखिएगा, ये आपने इन 4 क्वार्टर्स की सेल की एवरेज यहां लिख ली कि यार इस साल पिछले 4 क्वार्टर्स में सेल क्या हुई है। इसी तरह ये जो 5.6 है, ये इससे अगले 4, इसमें एक, इसको हमने एक को इग्नोर कर दिया और अगला एक इंक्लूड कर लिया। इन 4 की मैंने यहां पर सेल बना दी, वो एवरेज ले ली है। इसी तरह ये वाला जो होगा, ये वाला, ये बेसिकली किस किस का होगा? कोई बताना चाहे? ये वाली जो सेल होगी, ये 6.8, ये किसकी एवरेज होगी? एनीवन? ये 5.6, 7.5, 7.8 एंड 6.3 की है। यानी यहां पर मैंने 5.4 ऊपर वाले 4 का नहीं, ऊपर वाले 2 प्लस एक इसके साथ और एक इससे नीचे वाला, इन 4 की ये प्रिडिक्शन है। तो वो हमने लिखी किस जगह है? 3rd पॉइंट पर लिखी है। जिन पे लिखी है उसके मिडल में लिखते हैं ना, एवरेज को हम मिडल में लिखते हैं। या मूविंग एवरेज वाली वीडियो देखिएगा, आपको उसको अच्छी चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपने 4 की एवरेज लेनी थी, तो मैंने यहां पर लिख दिया, और उसके बाद ये इन 4 की एवरेज थी, इन 4 की एवरेज यहां पर आ गई, इन 4 की अगले ये 6 से ऑनवर्ड 5.2 की एवरेज यहां पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। आई होप सो अब आपको ये मूविंग एवरेज समझ आ गई होगी। फिर हम इसे कहते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज, क्योंकि ये 4 की थी, इवन नंबर था, क्योंकि आप 4 चीजों की एवरेज ले रहे हैं मूविंग एवरेज में, तो उसको हमने थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इन दोनों की यहां पर अगर हम एवरेज ले लें, फिर इन दोनों की यहां एवरेज ले लें, यहां इन दोनों की एवरेज ले लें, तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये कैसे होती है, प्लीज मूविंग एवरेज वाली वीडियो देखेंगे, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इस पे टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। सिंपल एवरेज निकाली हुई है, कुछ कमाल नहीं। अब है डिफरेंस फ्रॉम एवरेज। अब यहां पर एक्सपेक्टेड, एक किस्म का, बात को गौर से समझे, यहां पर हम ये कह रहे हैं, ये हमने यहां पर कहां गया, यहाँ मैंने इसको प्लॉट भी किया था, चलो खैर। अगर मैं इस चीज को इधर प्लॉट कर लेता हूँ, ठहरो। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां पर ये जो मूविंग एवरेज है वो ये लाइन बनती है, ये लाइन बन रही है, ठीक है, ये एवरेज वाली। अब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, ये इससे ऊपर है कि नीचे है? ये एवरेज थी, इस जगह पे एक्सपेक्टेड एवरेज ये थी, ये वाला पॉइंट उससे ऊपर है, ये वाला भी पॉइंट एवरेज से ऊपर है,
ये दोनों पॉइंट्स एवरेज से कम है, ये वाले पॉइंट एवरेज से ज्यादा है, ये पॉइंट एवरेज से ज्यादा है, मतलब इन नंबरों से ज्यादा है। ये इसको विजुलाइज करके अगर आप देख सकें। दूसरा, अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर मैथमेटिकली जो आपने पेपर में सॉल्व करना है उसके हिसाब से देखूं, तो आपको पता चला कि यार इन चार की एवरेज ये बनती है, ठीक है। तो ये वाला नंबर एवरेज से ज्यादा है कि कम है? 6 एवरेज से ज्यादा है कि कम है? जी जी, एक किस्म की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुई, चले यूं कह लें आप, ठीक है जी। तो अभी यहां पर 6 है और ये 5.5, एवरेज थी 5.5, यहां पर क्या है 6 है, तो इस क्वार्टर में एवरेज से ज्यादा सेल होती है। थर्ड क्वार्टर में ऑन एवरेज, वैसे ओवरऑल 4 की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 5.5 होती है, इस क्वार्टर में 6 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये इससे ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है उसका आसान हल ये है कि यहां पर आप डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट इंक्रीज आया? इसका मतलब है 10% इंक्रीज आया। 5.5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5.5 इज 1.10। तो ये बेसिकली नॉर्मल से 10% ज्यादा हुई सेल इस क्वार्टर में। इधर एवरेज थी 5.7, फोर्थ क्वार्टर में कितनी सेल हुई? 6.5, मतलब 1.13 टोटल एवरेज से ज्यादा सेल हुई है। यहां पर अगेन अब गौर से देखें, एवरेज थी इस क्वार्टर के अंदर, यानी यहां पर जो सेल आ रही थी वो 6 थी, लेकिन यहां पर जो सेल हुई क्वार्टर नंबर 1 में वो 5.8 है, यानी क्वार्टर नंबर 1 में एवरेज से कम सेल हुई। कितनी? 0.97, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये सब की वैल्यूज निकाल ली, ठीक हो गया। जब आपने ये सब वैल्यूज निकाल ली, तो अब आपने इसमें जरा गौर करना है कि अब आपसे पूछूं कि यार क्वार्टर नंबर 3 में हर साल कितनी सेल होती है? कोई बताना चाहेगा? उसामा, आप बताओ, उसामा रॉय। मैंने कलर्स भी डाले हुए हैं। क्वार्टर 3, पहले साल के क्वार्टर 3 में सेल 6 हुई थी, जबकि एवरेज थी 5.5, तो ये अबव एवरेज थी 1.1। दूसरे साल में थर्ड क्वार्टर के अंदर 6.8 सेल हुई थी, जबकि एवरेज सेल 6.3 होती है, यानी ये 1.08% सेल हुई, यानी एवरेज से ज्यादा सेल हुई। थर्ड क्वार्टर के अंदर 1.11 और फोर्थ क्वार्टर के अंदर अभी सेल होनी है, ठीक है जी। तो आप बताएं कि यहां पर क्या रिजल्ट आएंगे? एनीवन? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड क्वार्टर में ऑन एवरेज सेल क्या होती है? एनीवन? अबव एवरेज। तो वो अबव एवरेज कितनी होती है अगर कोई आपसे ये पूछ ले? तो एक दफा ही 1.1, एक दफा हुई 1.08 और एक दफा हुई 1.11। भाई कैसे 1.9 कैसे निकाला यार रॉय? 1.9 कैसे निकाला? ग्रेटर देन तो 1 होगी, जबरदस्त उजैर, शाबाश। लेकिन वो कैसे होगी, कितनी होगी? ये 1.11 कैसे निकाल रहे हो मोहम्मद हसन मोहम्मद? देखिए आप गौर से देखें, एक आई 1.10, एक आई 1.08 और एक आई 1.11। इन तीनों की एवरेज ले लो, 1.1, 1.08 और 1.11। गौर से समझो, एक साल थर्ड क्वार्टर के अंदर 1.1 सेल हुई, एक दफा 1.08 और एक दफा 1.11। तो ओवरऑल ऑन एवरेज कितनी होती है? आप इन तीनों पॉइंट्स की एवरेज ले लो, यानी इन तीनों की अगर आप एवरेज लोगे, अगर आप इन तीनों की एवरेज ले लोगे, इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की एवरेज ले लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड क्वार्टर में नॉर्मली कितनी होती है? 1.096। उजैर इलाही, ये 1.096 कैसे निकाला है तुमने? खुद इसका मतलब है निकाला, जबरदस्त। ये सीआर उजैर इलाही को 0.25 दे दो, ओके। तो ये हमारे पास कैसे आया? 1.1 प्लस 1.11 प्लस 1.08, क्योंकि इनमें 3 वैल्यूज गिवन थी, चौथी नहीं थी, तो आपने डिवाइडेड बाय 3 किया तो आपके पास 1.09 आ गया।
तो इसके सामने भी मैंने 1.09, इसके सामने भी 1.09 और इसके सामने भी 1.09 लिख दिया। ठीक है जी, उसामा राय समझ आई है ना बात की। अब मुझे क्विकली Q4 की बताओ क्या आएगी। ये मैंने कलर्स भी डाले हुए ताकि आपको आसानी हो समझने में। जी Q4 की बताओ एवरेज क्या बनेगी। ये 1.14 बनेगी, ये तो सामने लिखी हुई है सबकी। Q4 की आई कैसे है? ना 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 हसन नहीं, रॉय ये 1.14 आया कैसे है? शाबाश, ये बताओ किन किन वैल्यूज की एवरेज ली है हमने। नहीं नहीं, अभी हम Q4 पे चले गए हसन। अब मैं Q4 की बात कर रहा हूं। ये तो Q3 था ना, ब्लू वाला Q3। अब Q4 है ग्रीन में। उसामा रॉय बताओ भाई ये 1.14 कैसे आया है? जी जी, वो कौन से क्वार्टर्स हैं उनकी वैल्यूज बताओ ना। फोर्थ क्वार्टर की वैल्यूज, जो 3 वैल्यूज हैं जिनकी तुमने एवरेज लेनी है, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 1.10 या 1.13 या 0.97, कौन कौन सी वैल्यूज हैं बताओ। फॉर फोर्थ क्वार्टर नंबर 4, जो कि ग्रीन में डाले हुए ताकि क्विकली देख सको। 1.13, शाबाश। 1, नहीं नहीं, हाँ उस रॉय बता रहे हैं 1.13। दूसरी और कौन सी? और एवरेज में 1.16, शाबाश। और थर्ड वन टर्न भी 1.14, जबरदस्त। सो 1.13, 1.16 और 1.14, इन तीनों की अगर हम एवरेज लें तो हमारे पास 1.14 आता है। ठीक है, ये हसन, अब आप बताओ हसन 32, आप बताओ कि Q1 की वैल्यू कैसे आई है? 0.93 कैसे आई? किन किन को जमा किया है हसन? ये रॉय 1.16, अच्छा 0.16 नहीं है। आप बताओ ना वो वैल्यूज बताओ हसन, शाबाश, वैल्यूज बताया करो यार। CR ये रॉय को भी दे दो 0.25। हाँ जी, 0.97, 0.97 जबरदस्त, 0.92 जबरदस्त, 0.97, 0.92 Q1। और इसमें एक और भी वैल्यू है ना अभी हमारे पास, 0.92 नहीं है, 0.91 है। नहीं नहीं, 0.91, ठीक है। सो ये 0.97, 0.92 और 0.91, हम इन तीनों की एवरेज ले लें तो हमें ये पता चलता है कि यार 4 सालों में ऑन एवरेज पहले क्वार्टर के अंदर इतने परसेंट सेल होती है, 93% सेल होती है। ठीक हो गया। ये वैल्यूज अगर आपने निकाल ली तो अब बाकी तो यार सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है। आप चेक करते हैं क्या ये वैल्यूज निकालना थी, ये भी वैसे तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही था। अब देखते हैं, अब हम इसको कहते हैं डी सीजनलाइज्ड। डी सीजनलाइज्ड क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यूज थी उनको इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4.8 को 0.93 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5.15 हो जाता है। 4.1 को 0.84 के साथ तो हमारे पास ये हो जाता है। बस राय खत्म कर रहे हैं, 2.5 मिनट की रहेगी है उसको, बस उसी में खत्म करेंगे। अच्छा, तो आपने इस पूरे कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डी सीजनलाइज्ड डाटा आ जाता है। डी सीजनलाइज्ड डाटा का मतलब ये होता है कि अब इसके अंदर हम देखो, हमारी एक्सपेक्टेशन ही इसके अंदर 0.93 की थी, तो 4.8 को आप पे दुखी ना हो, आप समझे कि यार सही चल रहे हैं किस्म का, हम समझे कि बेहतर ही जा रहे हैं, तो 5.515 हमने उसे कंसिडर कर लिया। यहां पर 1.09 एक्सपेक्टेड थी, 6 है, तो ये एक्चुअली जब आप इन दोनों को आपस में सॉरी इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये इसको इस पर डिवाइड करना है, तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 5.49 आ गया। एक किस्म की ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कुछ उठ के इधर चली गई है, इसकी कुछ वैल्यू उठ के इधर चली गई है। ये बात समझे कि एक किस्म का जो दुकानदार है वो ऐसे समझ रहा है क्या यार अगर 4.8 आ रही है तो यार नॉर्मली इस महीने में कम ही होती है, तो मैं इसको 5.15 ही समझता हूँ। ये जो 6 आ रही है, ये 6 जो है इस महीने में 1.09, 10% ज्यादा ही होनी थी, तो अगर मैं इसको इस पर डिवाइड कर दूं तो एक किस्म का 5.49 है। तो ऑन वो जो अपनी पूरी की पूरी सेल है उसको इस तरह से देख रहा है। ठीक है, कैसे देख रहा है? इस चीज को
इस चीज को इस चीज पर उसने डिवाइड कर दिया, उसके पास ये वैल्यूज आ गई, डन हो गया। इसको हम कहते हैं डी सीजनलाइज्ड कर दिया, ठीक है, सीजन हमने खत्म कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस इन टर्म्स के ऊपर अब आपने इसके ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करें। लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती हैं वो ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाल दी हमने, ठीक हो गया। जो अभी लीनियर रिग्रेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, इसके ऊपर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई करें। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x की ये वाली वैल्यूज पुट करें, x की ये वाली वैल्यूज पुट करें, हर एक के लिए x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें, उससे ये फोरकास्ट हो जाएंगी वैल्यूज। ये जो आपके पास वैल्यूज आएंगी इनको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये आपके पास ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है जी। ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। यहां पर आप जब 17 18 19 20 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 5वें साल की वैल्यूज आपके पास यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको डिटेल में इंशाल्लाह आप देख लें, जो वो मैंने वीडियोस अपलोड की